मैं पहले और हुआ था इसमें नीचे नहीं। लिखा हुआ है, हम्म। नीचे लिखा हुआ है फ्री T3 एंड T4। ये फ्री और ये टोटल का क्या मतलब है? देखो, कहाँ पर को मैं स्लाइड निकाल दूं? हाँ, ये वाला आप बात कर रहे थे ना। देखिए, क्या बढ़ रहा है पहले ये ध्यान रखिए। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सेक्स सेक्स बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसा करके। तो क्या होता है, बाइंडिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में फ्री लेवल पे हॉर्मोन्स जो है नहीं है। हॉर्मोन्स ज्यादातर, थायराइड हार्मोन स्पेशली, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि थायराइड बाइंडिंग एल्ब्यूमिन, यानी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है थायराइड हार्मोन ज्यादातर, या ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तो पहला तो एमसीक्यू यहाँ से ये बनते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका थायराइड हार्मोन है बेसिकली ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही बाइंड करता है। ठीक। दूसरी चीज जो आपने बोला, टोटल T3 T4, यानी आपकी बॉडी में जो टोटल T3 T4 है वो बढ़े हैं, लेकिन वो बाइंडेड है। तो अगर कोई हार्मोन जो है नॉर्मल सिक्रीट नहीं हो रहा है, नॉर्मल भी नहीं सिक्रीट हो, तो आपको डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? भले आपकी बॉडी में वो अच्छे अमाउंट में है, पर अगर वो सिक्रीट नहीं हो रहे, वो फ्री स्टाइल में नहीं है, वो अपना एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब है क्या उसका? मतलब मैं नो जो मैम। T3 और T4 होगा ये एक्शन नहीं कर पाएंगे। एक्शन नहीं कर पाएंगे, वो फ्रीली नहीं होते हैं। लेकिन तो ये ये बढ़ जो ये चीज जो है वो टेम्परेरी है। ज्यादातर सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे बच्चे का ग्रोथ करना है, मदर को भी एनर्जी की जरूरत है। तो इस वजह से डिमांड भी ज्यादा रहती है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। इनका जो फंक्शन होता है बेसिकली बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए। याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर प्रेगनेंसी के समय कम हो जाता है, तो बच्चे में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। और वो क्रिटिनिज्म जो कंडीशन होती है उसमें बच्चे का जो आईक्यू होता है वो 70 से कम हो जाता है। नॉर्मल आईक्यू जो होते हैं वो कितना होता है, कोई जानता है? 120। नॉर्मल है, हाँ, वन 120 तो सिक्सटी है तो ज्यादा शायद। होता है। 120, वन 120 140 सिक्सटी तो है। मैम, ज्यादा। कि 80 के आसपास, 80 से हाँ अबव बिल्कुल, होना चाहिए मैम। बिल्कुल 80 से अबव होना चाहिए। 80, 80 और 110 के बीच में इसको नॉर्मल माना जाता है। 70 से नीचे जो होते हैं उसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। तो बिलो। हाँ। बिलो द 70। अब यहाँ याद रखना है कि बच्चे का ब्रेन नहीं डेवलप होगा, नर्वस सिस्टम नहीं डेवलप होते, बच्चे का बोन ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, प्लासेंटा भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, और जो आपका बीएमआर है, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी जो होते हैं यहाँ पे, आपका नीड बढ़ी है। बीएमआर क्या होता है, आपको एनर्जी देता है। तो आपका जो बीएमआर है यहाँ पे इंक्रीज करने का काम आपके थायराइड हार्मोन का होता है, अगर उसकी कमी होगी तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन है यहाँ पे, इस चीज को याद रखना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा भी तो अपना थायराइड हार्मोन नहीं बना सकता ना खुद। वो तो फर्स्ट टाइमेस्टर में इतना नो डेवलप मैम, होता ही नहीं बच्चे कि भी तो। खुद की थायराइड हार्मोन है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अगर उसके पास खुद का थायराइड हार्मोन होता तो वो तो सेफ जोन में होता, उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती। उसको तो मदर से चाहिए ना। और अगर मदर को कमी है तो बच्चे में जो क्रिटिकल कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिटिनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो चाइल्ड है ये क्रिटिनिज्म चाइल्ड है। आपको यहाँ पे फेस में abnormality दिख रही है, उसका फेस आपको नहीं दिखाई दे रहा। मून शेप का। स्क्रीन नहीं दिख रहा? अब देखिए, जी मैम। यहाँ यस पे मैम, यहाँ दिख पे रहा है। यहाँ पे जो फेस है वो पफी दिख रहा है कि नहीं बच्चे का? नोज ब्रॉड दिख दिख रही रहा है, है। नोज भी हम्म। चौड़ी है ना? यस मैम। और इसके जी क्या मैम। यस हाथ मैम। हाथ पैर देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका बोन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुआ है? डिफॉर्मिटी लग रही है ना हाथ और पैरों में? ये कार्ड यस वैल्यू यस मैम। होगी। मैम। ठीक है, तो अभी इसको हम क्लियर करते हैं। अब ये एक और इमेज देखिए, ये यहाँ पे बच्चे की जीभ आपको कुछ दिख रही है क्या? टंग में कुछ अबनॉर्मलिटी? ऐसा नहीं लग रहा है कि हैवी जीभ है। बड़ी है, मैक्रो? प्रोट्रूडिंग। प्रोट्रूड है। प्रोट्रूडेड है, वेरी बड़ी गुड। है। प्रोट्रूडेड कब होगा? या तो जो टंग है वो कैसा होना चाहिए, मैक्रोग्लॉसिया है ना, बड़ा, मतलब टंग जो है उसका थिक है एंड ब्रॉड है, जिसकी वजह से वो प्रोट्रूड आउट हो रहा है। तो ये जो पिक्चर है बिल्कुल ये क्रिटिनिज्म
चाइल्ड का इशू है। एक और इमेज थी, दिखाती हूँ कहाँ गया, ये आप देखिए, ये इमेज दिख रही है। जी जी मैम। यस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बच्चा जो है, ये इसकी मदर ने थायराइड इनटेक हार्मोन, मतलब इसने आयोडाइज्ड नमक नहीं लिया, या इसने प्रॉपर फॉलिक एसिड और आयरन का कोर्स नहीं कंप्लीट किया, या किसी भी हो सकता है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म हो गई हो जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन ने प्रॉपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे का पहली चीज उसका आईक्यू आईक्यू जो होगा वो बिलो द 70 होगा। दूसरी चीज जो उसका फेशियल अपीयरेंस होगा, उसमें उसको प्रोट्रूडेड टंग देखने को मिलेगी, नोज ब्रॉड रहेगी। और यहाँ पे एक और चीज होती है, बच्चा जो रोता है ना, तो वो जो हॉर्स क्राइंग, एक वर्ड यूज किया गया हॉर्स क्राइंग, यानी कि एक जब बच्चे जब रोते हैं तो आपने अक्सर देखा उनकी आवाज थोड़ी तीखी सी होती है ना, कानों को चुभने वाली आवाज होती है। आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत तेज से चिल्लाते हैं, बहुत शार्प इंटेंस वॉइस होती है। पर क्रिटिनिस वाला जो चाइल्ड होगा ना, वो गुर्राने जैसी आवाज होगी, मतलब वो जो वॉइस होगी वो क्लियर नहीं होगी। वो बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी वॉइस कहीं पे फंसी हुई है, वो शार्पनेस नहीं रहती वॉइस में। तो हॉर्स क्राइंग स्पेल्स ऐसा होता है। पॉट बेलिड आप देख ही सकते हो, हाथ पैरों का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इस कंडीशन को हम क्रिटिनिस में बोलते हैं। ये बच्चे के इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, यानी कि जब वो मदर के पेट में है तभी से उसको ये दिक्कत होती है। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो याद रखिएगा कि इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं। क्रिटिनिस चाइल्ड में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी में मेंटल रिटार्डेशन है तो क्या वो प्रॉपर बोल सकता है? नो मैम। पर वो नहीं। कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसका आईक्यू लेवल कम होगा, और उसकी जो याद करने की कैपेसिटी है, लर्निंग जो एबिलिटी है, वो भी पुअर होगी। ग्रोथ और स्केलेटल में देखेंगे तो बच्चा डॉर्फिज्म होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बच्चा है, अगर उसकी ग्रोथ हार्मोन जो है प्रॉपर है, पर उसकी थायराइड हार्मोन प्रॉपर नहीं है, तो ग्रोथ हार्मोन से तो वो ग्रो कर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अगर ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर होगी भी, तो भी अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो चुकी है तो उसको वो एनर्जी मिलेगी ही नहीं उसको, जिसकी वजह से वो अच्छे से डेवलप कर पाए। बल्कि जो आपका पिट्यूटरी हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी जो डॉर्फिज्म होते हैं, उनका आईक्यू नॉर्मल होता है, उनका आईक्यू नहीं डिस्टर्ब होता। लेकिन जो थायराइड की वजह से जो डॉर्फिज्म बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू भी एबनॉर्मल होता है। ये दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जिसको याद रखिएगा। डिलेड बोन एज, डिलेड इपीफाइशियल क्लोजर। अब आप सोच सकते हो कि इपीफाइशियल क्लोजर, आप जानते हैं ये ग्रोथ प्लेट होती है, जब ये क्लोज हो जाती है उसके बाद लेंथ में बोन्स नहीं डेवलप करती हैं। तो आप सोचोगे कि जी अगर ये मैम। डिलेड हो रहा है तब तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो याद रखिएगा कि डिलेड इपीफाइशियल क्लोजर हो रहा है, लेकिन हार्मोन की भी तो कमी है। डिलेड भले वो हो रहा है, डिलेड हो रहा है, लेकिन आपकी हार्मोन ही नहीं है, हार्मोन की कमी। भाई हार्मोन होता तब तो ग्रोथ होती ना। तो इसकी वजह से डॉर्फिज्म देखने को मिलता है, पॉट बेली अपीयरेंस जैसे आपने उस इमेज में देखी थी। और इसके साथ साथ जो कंडीशन देखने को मिले, फेस फेस इसके बहुत खास होते हैं, तो फेस पे जरा ध्यान देना। फेस जो होते हैं उसके कुछ खास फेशियल फीचर्स होते हैं, जैसे फेस पफी होना, फ्लैट ब्रॉड नोज होना, लिप्स थिक होना, लार्ज प्रोट्रूडेड टंग होना, जिसको आप मैक्रोग्लॉसिया बोलते हैं, ड्राई कोल्ड रफ स्किन। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्किन होती है उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर नहीं होती, बहुत रूखी स्किन होती है। इसीलिए हाइपोथायराइड वाले भी जो पेशेंट होते हैं उनकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा ड्राई होती है, मतलब उसमें नमी नहीं रहती है। स्पार्स हेयर्स जो होते हैं वो बहुत पतले से रहते हैं और दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स देखने को मिलता है। जनरल बच्चा जो था लिथार्जी। एक और चीज जो क्रिटिनिस बच्चे में पाया जाता है, वो फीडिंग नहीं कर पाते। फीडिंग करने के दो रीजन है। आपने इमेज से क्या समझा कि मेन रीजन क्या हो सकता है? टंग मैम, मैक्रोग्लोसिया की वजह प्रोट्रूडिंग से टंग मैम की ओवर वजह से। फीडिंग टंग की हो रहा वेरी वजह है। से। वेरी टंग गुड, की वेरी वजह गुड। से। वो टंग की टंग वजह से फ्लैपी होता है, है। टंग की वजह से वो नहीं कर पाता है, तो लिथार्जी होती, पुअर फीडिंग, कॉन्स्टिपेशन बच्चे में बना रहेगा, टोनिसिटी नहीं होती है, यानी उसके रिफ्लेक्सेस प्रॉपर काम नहीं करेंगे, अम्बलाइकल हर्निया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी क्रिटिनिज्म वाले जो चाइल्ड होते हैं उसमें कौन से टाइप का हर्निया मिलता है, आप क्या बताओगे? अम्बलाइकल हम हर्निया लाइक देखने को मिलता है।
ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो थी, ब्रेडिकार्डिया कब बोलते हैं? जब आपका हार्ट रेट कितने से कम होना लो चाहिए, रेट, कितने से बिलो होना 100 से चाहिए? 60। बिलो बिलो 60, 60 100 बिलो 60। बिलो द 60 बीट पर मिनट को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। मेडिकल। और 100 बीट पर मिनट से ज्यादा होता है तो हम उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक हॉर्स क्राई, हॉर्स क्राई या हॉर्स वॉइस, क्या मैंने जो बताया था कि जो बच्चा जब रोएगा चिल्लाएगा तो उसकी वॉइस कैसी होती है? उसकी हॉर्स। वॉइस, घोड़े की तरह। हाँ, हॉर्स उसकी क्राई। जो वॉइस होती है वो शार्प नहीं होती। जैसे नॉर्मल जो बच्चा रोता है तो अगर एक रूम में बच्चा रो रहा है तो इतना तेज, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है बच्चों के रोने की आवाज से। तो वो जो इतनी तीखी सी आवाज आती है, बहुत शार्प होते हैं ना, आप समझ सकते हो, बहुत बहुत ही ज्यादा रोते हैं। तो जो हॉर्स क्राई होती है इसमें जो बच्चा रोता है ना तो ऐसा लगता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, मतलब वॉइस जो होती है वो गूंज कर आती है, वो शार्पनेस नहीं रहती है, वो गड़गड़ाहट टाइप की आएगी, मतलब रंबलिंग अजीब सी साउंड होती है, शार्पनेस नहीं रहती है। उसके अलावा बच्चे में क्या होगा? प्यूबर्टी डिलेड होगी। यही वो बच्चे होते हैं जिनमें डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिलती है। ये प्रॉपरली अपनी प्यूबर्टी को अपने एक सही टाइम पे नहीं अटेंड कर पाते। आईक्यू जो होती है नॉर्मल आपका 90 से 100 को कंसीडर किया जाता है। और मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पेशेंट का जो आईक्यू होता है वो लेस देन 70 होता है। क्लियर? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अब एक चीज मैंने आपको अभी बताई थी, अब आप लोग भी ध्यान रखिए। ये आपको मैंने बताया था, ये जो पर्पल कलर के जो सेल्स है वो कौन से सेल्स है बताइए आप लोग? सर फॉलिकुलर कोलाइडल, कोलाइडल से। फॉलिकुलर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाले थायराइड सेल्स होते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो कोलाइड सॉल्यूशन, इसमें मैंने कौन सा, आप क्या बताया था एंजाइम क्या होता है यहाँ पे? थायरोग्लोबुलिन मतलब अच्छा, थायरोग्लोबुलिन। वो मैंने आपको बताया था कि जो थायरोग्लोबुलिन होते हैं क्या वो नॉर्मली आपके ब्लड में फाइंड होंगे? नो नहीं। मैम, वो जब नो सीवियर मैम, कंडीशन कार्सिनोमा नहीं स्टेज तक पहुंच सीवियर जाएंगे सेंटर कंडीशन। तक, तब वो ब्लड में आएंगे। और आप लोग मुझे ये बताइए कि जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है, मतलब जो ये आपका थायरोग्लोबुलिन है, ये हार्मोन बनाता है कि स्टोर करता है? स्टोर। करता है मैम, स्टोर बिल्कुल करता है, वाइट स्टोर क्लियर है करता ना? है। आप कंफ्यूज तो नहीं होगा यस अगर मैम। आपसे यस। क्वेश्चन पूछे तो कि थायरोग्लोबुलिन हार्मोन बनाता है, तो बिल्कुल झट से मत बोल दीजिएगा कि हाँ वो बनाता है, बिल्कुल नहीं। वो उसका जो काम होता है सिंपली क्या होता है? हार्मोन को स्टोर करना। और स्टोरेज। स्टोर करना बनाता मैम। कौन है? बनाता है थायराइड, थायराइड पेरोक्सीडेज। ठीक है। ये जो होते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए, दो क्वेश्चन मैं फिर से आपको बताती हूँ। कोलाइड में आपका थायरोग्लोबुलिन होता है तो थायराइड पेरोक्सीडेज कहाँ पे होते हैं? तो आप कोलाइड में मत बताइएगा, थायराइड पेरोक्सीडेज होते हैं वो थायराइड सेल्स के ही मेम्ब्रेन पे होते हैं। क्या बताएंगे? ये आपके थायराइड सेल्स थायराइड। के मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन पे थायराइड होते हैं। सेल्स। और इनका काम होता फॉलिकल है, सेल्स को मिलता हाँ, फॉलिकल सेल्स या फॉलिकल सेल्स या थायराइड सेल्स उन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ पे थायराइड पेरोक्सीडेज जो होते हैं वो उनके मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। दोनों का लोकेशन अलग है, दोनों का काम अलग है। थायरोग्लोबुलिन का काम है हार्मोन को स्टोर करना, और थायराइड पेरोक्सीडेज का काम होता है हार्मोन्स को सिंथेसिस करना। एक और चीज बताती हूँ, थायराइड हार्मोन्स के जो बनने की प्रोसेस होती है उसमें टोटल 6 स्टेजेस होते हैं, जिन्हें हम आगे कभी क्लास में करेंगे क्योंकि थायराइड बहुत बड़ा टॉपिक है। 6 स्टेजेस में थायराइड हार्मोन बनता है, वो 6 स्टेजेस में मेजर रोल किसका होता है? थायराइड पेरोक्सीडेज का। अब एक और चीज याद रखिएगा कि जो टीपीओ या थायराइड पेरोक्सीडेज एंटी टीपीओ होते हैं, तो वो भी आपको नॉर्मली, आपको ये एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं आता। अगर इसमें आपको कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो इसका मतलब है उस पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज है, फॉर एग्जांपल हाशिमोटो डिजीज या अदर टाइप के जो थायरोइडाइटिस होते हैं, जहां पे बॉडी ऑटो इम्यून रिएक्ट करती है, उसी में थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज पॉजिटिव मिलेंगे। ये टेस्ट होता है, ध्यान रखना है। जैसे थायरोग्लोबुलिन मैंने बताया एक टेस्ट होता है जो कैंसर तक को डिटेक्ट करता है, वैसे ही थायराइड पेरोक्सीडेज भी एक एंजाइम होता है जिसका एंटी टीपीओ करके एक टेस्ट होता है। और ये टेस्ट डिटेक्ट करता है कि आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल हाशिमोटो डिजीज और अदर टाइप के जो थायराइड्स होते हैं, थायराइड एबनॉर्मेलिटी होते हैं। तो आप फिर से मैं बता रही हूँ, थायरोग्लोबुलिन एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है।
कहाँ पे बनते हैं? फॉलिकुलर सेल्स से बनते हैं। रहते कहाँ, इनका सोर्स क्या है? फॉलिकुलर सेल्स। रहते कहाँ है? कोलाइड में, है ना, कोलाइड, कोलाइड्स में ये रहते हैं। और इनका जो फंक्शन है, तो इनका फंक्शन मैंने बताया, ये प्रोटीन, ये आपके थायराइड हार्मोन को प्रोटीन करते हैं। एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। एक्चुअली टायरोसिन ना एक अमाइनो एसिड्स है। तो इसी वजह से जो थायराइड हार्मोन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कि ये आयोडाइन कंटेनिंग टायरोसिन्स होते हैं। आयोडीन कंटेनिंग टायरोसिन्स या आयोडीन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो टायरोसिन क्या होता है? वो आयो अमाइनो। आयोडाइज टाइरोसिन होता है मैम। हाँ, थायरोडाइज टायरोसिन। तो जो टायरोसिन है वो टायरोसिन क्या है? तो आप बताएंगे अमीनो टायरोसिन एसिड जो है। होता है वो एक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो T3 T4 को ये कवर करके रखते हैं। स्कैफ फोल्ड का मतलब होता है कि उनको अपने पास फोल्ड करके रखते हैं। और ये हॉर्मोन्स को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जैसे जैसे बॉडी की नीड्स होती हैं वैसे वैसे ये इनको रिलीज करने का काम करते हैं। बेसिकली ये इनका फंक्शन है। अब यहाँ पे याद रखना, अगर आपकी बॉडी में दो क्लिनिकल मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी बताया था, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी है, तो क्या कंडीशन होती है? वो किस कंडीशन में दिखाई देगी? हाशिमोटो क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं? ऑटो इम्यून ऑटोमेन। डिजीज में मैम। ऑटो ठीक है। और अगर मान लीजिए ये आपके सीरम में देखने को मिल गए तो ये क्या इंडिकेट करेगा? अगर आपके सीवियर कैंसर सीरम डिजीज में मैम। को मैम। तो इसका मतलब कि उस इंसान को थायराइड थायराइड कैंसर ग्लैंड वगैरह। कैंसर है। और या तो किसी ने अपनी थायराइड ग्लैंड रिमूव करा दी हो, उसके बाद ये आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये आपके बॉडी में मतलब ब्लड में नहीं देखने को मिलते। तो एक चीज याद रखिए, यहाँ पे एक एमसीक्यू है, थायरोग्लोबुलिन इज स्टोर्ड इन द कोलाइड। ठीक है, ये मार्कर है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला जाएगा कि जैसे ये दो तीन पॉइंट, क्या ये साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं? नहीं, वो कोलाइड में स्टोर होते हैं ना, कोलाइड में। क्या ये ब्लड में पाए जाते हैं? क्या नॉर्मली पाए जाते हैं ब्लड में थायरोग्लोबुलिन? आप बताएंगे नहीं। तो बेसिकली नहीं। थायरोग्लोबुलिन कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है कोलाइड में। ठीक कोलाइड। है। साइड अब में। इसके बाद मैंने बताया था, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि थायरोग्लोबुलिन जो होते हैं वो टायरोसिन के साथ मिलके क्या करते हैं? ठीक है। मोनो मतलब होता है एक। ठीक है। तो मोनो आयोडोटायरोसिन। आप एक बात बताओ, अगर एक मोनो आयोडोटायरोसिन और क्या बोलते हैं एक डाई आयोडोटायरोसिन मिलेंगे तो कौन सा क्या बनाएंगे? T3। आई। T3 T3। बनाएंगे, है ना? और ट्राई। अगर, हाँ, ट्राई T3 बताओ। आयोडोथायरोनिन। अगर मान लीजिए दो डीआईटी यानी डाई आयोडोटायरोसिन, यानी मैं आपको पता है कि टायरोसिन के साथ मिलके काम करते हैं, तो ये टायरोसिन के साथ मिलकर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होते हैं कि इस तरह से आपके हॉर्मोन्स रेडी होते हैं। अगर आपका एक मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोडीन का है टायरोसिन के साथ, तो वो हो गया। और अगर दो मॉलिक्यूल्स टायरोसिन के साथ हो गए तो वो डाई हो गए। तो एक मोनो और एक डाई मिलके T3 का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर दोनों डाई हैं तो मिलके क्या बनाएंगे? T4 हार्मोन। T4। तो ये काम कौन कपलिंग